जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तगड़े क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेरिक एनालिसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और एनर्जेटिक एनालिसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे अब स्टेरिक एनालिसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तीन फैक्टर है इसमें, वो तीन तरह से हमने निकाली थी हाइब्रिडाइजेशन कल: आइडियल, नॉन आइडियल और अनहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल। अनहाइब्रिडाइज्ड या कहते हो नॉन हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है। अब कल जो बात चल रही थी ना, वो बॉन्ड एंगल के बेस पे थी। अब बच्चे के माइंड में ये आता है कि पेपर में तुम्हें बॉन्ड एंगल दिया नहीं जाएगा, हम बॉन्ड एंगल के बेस पे कैसे करेंगे? बहुत दिक्कत वाली बात है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट बताया गया है, ठीक है एप्लीकेबल होता होगा, पर इसमें तो पॉसिबल नहीं है कि हम इसे अप्लाई कर सके, क्योंकि इसको तो जितने मॉलिक्यूल सबके बॉन्ड एंगल याद रखने पड़ेंगे। तो उसी का सॉल्यूशन आपको इसमें मिलने वाला है। देखिए, आइडियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में ये तो आप कल ही पढ़ चुके थे कि आपका जो आई है, अगर ये कोई इंटीजर नंबर आता है, जैसे कि 1 2 3, इस तरह, जीरो नहीं है इसमें, ठीक है। नॉन आइडियल हाइब्रिडाइज क्या होते हैं? इसमें आई जो है, मैं कई बार से गलती से आयोटा बोल देता हूं, वो मैथ्स की आदत लगी हुई कुछ चीजों में। तो आई है, अगर ये आपका फ्रैक्शन में आता है तो ये आपका नॉन आइडियल है। और आई की वैल्यू अगर माइनस इंफिनिटी आ जाए तो अनहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल होगा, ड्रैगो मॉलिक्यूल जिनको बोलते हैं। तो देखिए, इसमें जो एसपीआई आई निकालने का जो फॉर्मूला था वो एंगल के बेस पे था, और वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि सारे एंगल याद रखें। तो यहां पर एक और चीज है जिसके बेस पे आप पता कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप सभी को आती है। तो देखिए, अगर ऐसा है कि जैसे ये मैं एनर्जी लेवल बना देता हूं एक बार, ठीक है। ये है हमारे पास S और ये है P, ठीक है। इस तरह से अगर जो आपका S और P, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। P जरूर नहीं कि P के तीनों में हो, एक में हो, दो में हो, मतलब S में भी अनपेयर्ड हो, मतलब इसकी भी डिमांड क्या है? इसको भी बॉन्ड बनाना है, इनको भी बॉन्ड बनाना है अपने ऑर्बिटल को फुल्ली फिट करने के लिए। तो ऐसे केस में क्या होता? आइडियल हाइब्रिडाइजेशन आती है। आइडियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या? ठीक है, मतलब क्या सिर्फ ये इसकी वैल्यू ये उसको आइडियल हाइब्रिडाइजेशन बोल देंगे? आइडियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब ये होता है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें जो आपका सेंट्रल एटम है उसकी सराउंडिंग में जितने भी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हैं, जितने भी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हैं, ये सभी जो हैं, इनमें जो परसेंटेज ऑफ S एंड परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर जो है सेम होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हम बोलेंगे हाँ भाई, ये आपका ये है आइडियल हाइब्रिडाइजेशन। और कैसे पहचानेंगे? आपके पास जो S है वो फुल्ली फिल्ड नहीं होगा,
उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब ये भी बॉन्ड बनाना चाहता है, ये भी बॉन्ड बनाना चाहता है। अब दोनों का जरूरत है भाई, क्योंकि इसको बॉन्ड बनाना है तो ये चाहेगा मुझे कुछ डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक मिल जाए ताकि मेरा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बने। तो ये अपना कुछ कैरेक्टर इसको देना चाहेगा और इससे कुछ कैरेक्टर लेना चाहेगा, क्योंकि इसको क्या करना है, इसको अपनी एनर्जी को कम करके आना है, इसको एनर्जी को कम करना है ताकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बने। तो दोनों को जरूरत है यहां पे, इसलिए ये आपकी आइडियल हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसकी बात करें, इसमें क्या है, इसमें ये होगा NS आपका फुल्ली फील्ड है और P फुल्ली फील्ड नहीं होगा, उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, एक हो, दो हो, तीन हो, वो बात की बात है, ठीक है ना। ये आपका फुल्ली फील्ड होगा। अब क्या है, ये कहता है मुझे बॉन्ड बनाने की जरूरत ही नहीं भाई, मेरे को दो चाहिए, मेरे तो दो हुए पड़े हैं। तो अब क्या है, क्योंकि इसको बॉन्ड बनाना ही नहीं है, अब बॉन्ड बनाना ही नहीं तो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक का वो करेगा क्या, तो इसकी कोई इच्छा नहीं होती कि ये अपना कैरेक्टर इसके साथ एक्सचेंज करे, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन की जरूरत इसको नहीं है। लेकिन इसको क्या करना है, इसको बॉन्ड बनाना है। बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी कम करनी है, या कहूं जो 90 डिग्री पे है ये, इनके बीच रिपल्शन ज्यादा होगा तो स्टेरिक हाइंड्रेंस वाला फैक्टर जो है वो कम करना है इसको, ठीक है। तो ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि हाँ भाई मुझसे कुछ अपना कैरेक्टर कुछ मुझे दे दो, ठीक है। ये नहीं देना चाहता, लेकिन चाहता है कि इसे कुछ मिल जाए, क्योंकि यहां पे क्या है 90 डिग्री पे आपका वो हो जाएगा, दो एटम आएंगे, तो यहां पे स्टेरिक स्टेबलाइजेशन है, उसकी जरूरत पड़ेगी। मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन फेवर नहीं करेगा, स्टेरिक स्टेबलाइजेशन फेवर करेगा। तो ये बॉन्ड बनाना नहीं चाहता, और ऐसे में जो पेयर बचता है ना, ये पेयर ही होता है आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर जो होता है ना, वो हमेशा न्यूक्लियस के पास रहना चाहता है। पास रहने का मतलब क्या है, वो चाहता है उसमें एस कैरेक्टर ज्यादा ही रहे, ठीक है, ताकि उसकी एनर्जी क्या रहे, कम। लोन पेयर क्या चाहता है कि इसकी एनर्जी क्या रहे, कम। ये क्या चाहता है, इसका एनर्जी कम होने के लिए क्या चाहिए, हाई। ये एलर्जी लिख दी मैंने शायद, एनर्जी की जगह। दूसरा क्या है, हाई परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर चाहिए इसको, ठीक है। ये दूर नहीं जाए, और पी का कैरेक्टर लेगा तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इसकी टेंडेंसी नहीं है कि ये इनको अपना कैरेक्टर दे, इसकी टेंडेंसी कि इसको इसकी जरूरत है, ठीक है। तो इसका पता कैसे चलेगा, इसमें एस आपका, एस में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, पी में कहीं ना कहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, इससे पहचान जाएंगे। अब अगर इसकी बात करें अनहाइब्रिडाइज्ड वाले की, अच्छा एक बात तो ध्यान रखना, इसमें मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कैरेक्टर एक्सचेंज नहीं होगा, मैं कह रहा हूं एक फैक्टर फेवर करेगा, एक नहीं करेगा। क्योंकि अगर मान लो ये 90 डिग्री पे बन गया, 90 डिग्री पे बन गया भाई, मान लो H2O की बात करूं मैं, ये 90 डिग्री पे है, ठीक है, और वो आपकी लोन पे यहां अपने आराम से घूम रहे हैं, तो मॉलिक्यूल तो अनस्टेबल हो गया ना, H2O क्या हो गया, मतलब लेस स्टेबल हो गया ना, क्योंकि यहां पे क्या होगा, रिपल्शन होगा, स्टेरिक हाइंड्रेंस ज्यादा होगा। तो जब रिपल्शन होगा, मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी, तो इस पूरे मॉलिक्यूल के लिए क्या है, खराब है ना वो चीज। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, मजबूरीवश इनको अपना एस कैरेक्टर देना पड़ता है। या इसकी बात करूं जैसे NH3 को ले लो आप, एक लोन पेयर होता है, तीन बॉन्ड पेयर, मान लो मैंने यहां पे बना दिया, तो ये तीन तो क्या चाहेंगे कि हाँ भाई तीन हाइड्रोजन जोड़ दो, और तीन हाइड्रोजन किस पे जुड़ जाए, 90 डिग्री पे, क्योंकि अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई तो 90 पे अगर तीनों होंगे तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा भाई, उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है, इसको मजबूरी में अपना कैरेक्टर कुछ ना कुछ इसके साथ एक्सचेंज करना पड़ता है, और जब भी कोई चीज मजबूरी वश की जाती है तो कहीं ना कहीं उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। वो क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है वो मैं जब टॉपिक आगे चलेगा तब बताऊंगा। तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन होती है, आयोटा इसका फ्रैक्शन में आएगा, तो आई इसका फ्रैक्शन में आएगा, पहचाने कैसे, लोन पेयर होगा इसके पास, तो यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आ जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन, अनहाइब्रिडाइज्ड, इसमें क्या होगा, ये तो ऐसे रहेगा ही रहेगा, ठीक है।
तो सीधी सी बात है, जब इसको बॉन्ड बनाना ही नहीं है तो लोन पेयर है, तो ये इसके साथ अपना कैरेक्टर एक्सचेंज नहीं करना चाहेगा, फिर इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ऐसे करेगा तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर जो है वो इसमें फेवर नहीं करेगा। और इसमें क्या होता है, जो स्टेबलाइजेशन फैक्टर होता है, स्टेरिक स्टेबलाइजेशन, वो भी इसमें सपोर्ट नहीं करता है। भाई वो क्यों नहीं करेगा, भाई 90 डिग्री पे है, अब रिपल्शन नहीं होगा क्या? देखो इसके लिए क्या चीज ध्यान रखनी, सबसे पहली बात तो जो आपका सेंट्रल एटम है वो या तो वो मतलब थर्ड पीरियड ऑनवर्ड होना चाहिए, थर्ड पीरियड का हो या फोर्थ पीरियड का हो, फिफ्थ मतलब थर्ड या थर्ड से ऊपर पीरियड का अगर है, सिक्स्थ पीरियड, सेवंथ पीरियड, कुछ भी लगा हुआ मतलब थर्ड पीरियड या उससे ऊपर का सेंट्रल एटम होगा। दूसरी चीज, जो इसकी सराउंडिंग में एटम होंगे, सेंट्रल एटम की में, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस सेंट्रल एटम से कम होनी चाहिए। लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, किससे? सेंट्रल एटम से। ठीक है जी। थर्ड फैक्टर क्या बोलता है, इसके पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए, इट मस्ट हैव लोन पेयर। और एक बात ध्यान रखना, इसमें सेंट्रल एटम जो है ना, वो कम से कम दो दूसरे एटम के साथ जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सब गुण है, अच्छा इससे फर्क क्या पड़ेगा, देखो समझाता हूं क्या फर्क पड़ेगा। देखो मानो मैं सेंट्रल एटम, ठीक है, ये मान लो सेंट्रल एटम है, ठीक है, दो सेंट्रल एटम ले लो, एक ये और एक ये। अब इसमें जो इसका पी ऑर्बिटल है वो एक इधर है और एक इधर है, इसमें जो पी ऑर्बिटल है वो इधर है और इधर 90 डिग्री पे है, दोनों की 90 डिग्री पे है। अच्छा एक बात और, सराउंडिंग में लोअर, और उनका साइज भी क्या होना चाहिए? छोटा, एंड हैविंग स्मॉल साइज। ठीक है, अब क्या है, अगर मेरे पास दो एटम है, जो छोटे एटम का मतलब क्या है, फर्स्ट या सेकंड पीरियड का हो, फर्स्ट या सेकंड उसका हो पीरियड का, खास तौर पे फर्स्ट का मतलब हाइड्रोजन की बात चलती है। तो अब देखो यहां पे एक ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक है। अब इतने ही एंगल पे 90 पे मैंने इधर लिया है, उतने बड़े एटम, देखो यहां पे भीड़ भाड़ हो गई है, ये काफी क्लोज आ गए हैं, जबकि यहां पे क्या है, वही दो एटम यहां लगे के दूर है। तो सेंट्रल एटम के बड़े होने से क्या होता है, जो स्टेरिक फैक्टर होता है, जो स्टेरिक हाइंड्रेंस होता है, वो क्या होता है, कम हो जाता है। जब वो कम होगा तो 90 डिग्री पे भी क्या है, वो आराम से आ सकते हैं, जब 90 पर आराम से आ सकते हैं तो पी फिर एस का कैरेक्टर लेना ही क्यों चाहेगा, ठीक है, फिर वो ऐसा कैरेक्टर लेना ही क्यों चाहेगा, ठीक है। तो इसलिए सेंट्रल एटम का बड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, जो इसके साथ एटम जुड़े उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती तो साइज को क्या कर देते, सिकोड़ देते ना, क्योंकि यहां जो एनर्जी गैप होता है इनका, वो क्या होता है, कम हो जाता है। और एनर्जी गैप जब कम हो जाएगा फिर यहां पे इनके मिक्स होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो इसकी सराउंडिंग में एटम हो, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, सेंट्रल एटम से कम होनी चाहिए। और तीसरा क्या है, लोन पेयर होना चाहिए उसके पास, कि लोन पेयर के होने का मतलब ही क्या है, कि एस को बॉन्ड बनाना ही नहीं है, और क्योंकि इसको बॉन्ड बनाना ही नहीं है तो फिर ये डायरेक्शन कैरेक्टरिस्टिक चाहता ही नहीं है, इसको ये चाहिए ही नहीं कि पीस थोड़ा कैरेक्टर एक डायरेक्शन आ जाए इसके पास, नहीं, नॉन डायरेक्शनल रहेगा फिर वो, ठीक है। और वैसे भी जो लोन पेयर होगा उसको हाई एस कैरेक्टर चाहिए, और अगर ये पी कैरेक्टर लग जाएगा और उसमें लोन पेयर होगा तो क्या होगा, वो कम स्टेबल हो जाएगा, वो न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, ठीक है। तो वो बिल्कुल भी कभी नहीं चाहेगा आपका लोन पेयर। अच्छा तो अब क्या है, इस तरह से आप ये बता सकते हो कि कौन सा आइडियल हाइब्रिडाइजेशन करेगा, कौन सा नॉन आइडियल, कौन सा अनहाइब्रिडाइज्ड। इसमें
मैंने कहीं भी एंगल की बात नहीं की है, मैंने इसके अंदर कहीं भी एंगल की बात नहीं की है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। तो स्टूडेंट्स, हमने जो कंक्लूजन निकाला वो क्या निकाला? आइडियल, नॉन आइडियल और अनहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है ये। इधर हमारे पास एक है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन, एक है हमारे पास स्टेरिक स्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो छोटी सी टेबल हम बनाएंगे इसके लिए। ठीक है, क्या कहती है टेबल? जो कुछ हमने पढ़ा है थोड़ा सा उसको समराइज कर लेते हैं एक बार। आइडियल हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या कहती है? इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन भी चाहिए और स्टेरिक भी, मतलब s ऑर्बिटल में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और p में भी। नॉन आइडियल क्या है? और हाँ, साइज क्या होना चाहिए? सेंट्रल एटम छोटा होना चाहिए इसमें। नॉन आइडियल में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन नहीं चाहिए, स्टेरिक स्टेबलाइजेशन चाहिए, मतलब लोन पेयर होगा, जबरदस्ती उसको हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करवाया जाएगा। अनहाइब्रिडाइज क्या कहता है? ना तो हमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन चाहिए, ना ही हमें स्टेरिक स्टेबलाइजेशन चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें कुछ मॉलिक्यूल्स की, मतलब ठीक है ये हमने पढ़ लिया, हमें कहीं पे उसकी जरूरत नहीं पड़ी एंगल की। अब अगर मैं कुछ मॉलिक्यूल वगैरह लिखूं और हम डिस्कस करें कि भाई बताओ इनमें किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो देखते हैं क्या कुछ होगा। जैसे हमारे पास ग्रुप 13 है, बोरॉन फैमिली है हमारे पास, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और फ्लोरीन हेलोजन फैमिली। ये है हमारे पास। ठीक है, अगर बात करें बोरोन या कार्बन की, तो ये आइडियल हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकते हैं। क्यों? इनके पास जो इनका s ऑर्बिटल होता है उसमें क्या होगा? इसको 3 बॉन्ड बनाने हैं, इसको 4 बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है, मैं खाली यहां बोरोन और कार्बन की बात कर रहा हूं, कार्बन के नीचे नहीं आ रहा हूं भी मैं। ठीक है, तो इसमें जैसे इसका क्या होता है, यहां पे s, यहां पे p, एक दो यहां, एक यहां, बाद में क्या होता है एक्साइड स्टेट में इसका एक ऊपर चला जाता है, तो कितने अनपेड आ जाते हैं इसके पास? 3 आ जाते हैं, 3 बॉन्ड बनाता है इसीलिए। ऐसे इसमें क्या होता है, इसके भी एस का एक ऊपर चला जाता है, इसके पास 4 पेयर हो जाते हैं। तो यहां पर भी लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट तो आया ही नहीं है, यहां पे लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट तो अभी आया ही नहीं है। मैं बेसिक में तो अब क्या होगा इसमें, लोन पेयर नहीं, तो इनके किसके चांस बढ़ गए हैं? आइडियल हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जाने की। ठीक है, किसके? आइडियल हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जाने के चांस बढ़ गए इनके। अब हर एक, अभी एटम वगैरह हर एक सेंट्रल एटम को लेके बात नहीं कर रहा हूं मैं, खाली नॉर्मल चीज बता रहा हूं पहले मैं आपको। नाइट्रोजन फैमिली में जैसे हम आते हैं, अब यहां पे क्या होता है, यहां पे लोन पेयर आने लग जाता है। ठीक है भाई, ये आ गया लोन पेयर। अब लोन पेयर आ गया तो ये अपने कैरेक्टर को एक्सचेंज करेगा कि नहीं करेगा? अब वो डिपेंड करता है ये यहां पर स्टेरिक स्टेबलाइजेशन है कि नहीं है। तो कहता है कि देखो अगर हमारा सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो स्टेरिक स्टेबलाइजेशन नहीं होगा। अगर ये क्या है, सेकंड पीरियड का है, तो साइज में क्या होगा? छोटा होगा। साइज में क्या होगा? छोटा होगा। जो हमारा सेंट्रल एटम है, स्मॉल साइज। और ऐसे में यहां पर स्टेरिक हाइंड्रेंस पैदा होगा, तो इसको क्या चाहिए? इस लोन पेयर को पार्टिसिपेट करवाएगा इसके अंदर। और जब ये जबरदस्ती इसको करवा रहा है ऐसा, तो क्या होगा? यहां पे आ जाएगा आपका नॉन हाइब्रिड, सॉरी,
नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। इसमें एक बात तो ध्यान रखना, इसमें ऐसा नहीं होगा कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बराबर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर रहेगा, नहीं, इसमें तो रहता आइडियल वाले में बराबर परसेंटेज रहता है एस कैरेक्टर का और पी कैरेक्टर का, सभी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या है, क्योंकि लोन पेयर को जबरदस्ती इसमें पार्टिसिपेट करवा रहे हैं ना, तो इसमें क्या होगा, जो लोन पेयर होगा ये जबरदस्ती करे, कुछ ही शेयर करेगा अपना एस कैरेक्टर किया, तो इसके पास क्या रहेगा, लोन पेयर जो है, लोन पेयर हैविंग हायर percentage of S character then bond pair, बॉन्ड पेयर के मुकाबले ज्यादा। NH3 में हमने किया भी था, मैंने लोन पेयर का S परसेंटेज निकाला था और उसका 30 आया था मेरे ख्याल से, और नहीं H2 में निकाला था शायद, जिसमें बॉन्ड पेयर का 20 आया था, लोन पेयर का 30 आया था। ऐसे NH3 में निकालेंगे तो उसके NH3 के लोन पेयर में परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, इससे मैं नीचे आ जाऊं, अब मैं बात करूं सिर्फ फास्फोरस की, P, PH3, PCl3, इनकी बात करूं जैसे मैं, तो P में भी क्या होगा, यही हाल होगा। अब क्योंकि PCl3 में जो Cl है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से ज्यादा है, तो ये इसके साइज को सिकोड़ देगा, एनर्जी क्या कम होगा, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। साइज सिकोड़ने से क्या होगा, तीन बड़े बड़े एटम लगे P के, वो तीन क्या 90 डिग्री पे नहीं रह सकते, तीन बड़े बड़े एटम, पी का साइज छोटा हो जाएगा, तो ऐसे में क्या, इनको फैलना पड़ेगा, फैलने के लिए क्या चाहिए, एस कैरेक्टर लेना पड़ेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होती है, कैसी, नॉन आइडियल हो जाएगी। ठीक है, अगर पीएच3 की बात हो तो एच क्या साइज में छोटा है, और क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, फास्फोरस से ज्यादा नहीं है, तो इसलिए का बड़ा साइज है, छोटे एटम उसकी सराउंडिंग में, तो इसको क्या है, इसमें वो पहले से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे, मतलब जो आपका पीएच3 होता है ना, एच एच एच, अब इसमें ऐसा मत कर लोन पेयर ऐसे दिखा दो ऊपर बैलून के तौर पे, नहीं, बिल्कुल गलत है। इसका लोन पेयर आप ऐसे दिखाओगे, वो उसका एस कैरेक्टर उसके पास है, उसने पी कैरेक्टर से एक्सचेंज नहीं किया, क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहां पर इसको स्टेरिक हाइंडेंस फील ही नहीं हो रहा है। अगर आप चाहे तो इसके बॉन्ड एंगल को चेक कर सकते हैं, बॉन्ड एंगल इन PH3 93 डिग्री, लगभग 90 ना के बराबर एक्सचेंज हुआ बिल्कुल। वही PCl3 करेंगे तो बॉन्ड एंगल इन PCl3, मैं चाहूंगा आप इसे चेक करिए, 109 डिग्री आ रहा है। आप समझ पाए क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो बात बताई थी सेंट्रल एटम क्या थर्ड पीरियड या उससे ऑनवर्ड होना चाहिए, वो इसमें भी है, PCl3 में वो इसमें भी है। फिर दूसरा क्या बोला था, उसके साथ जो एटम लगे होने चाहिए उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेंट्रल एटम्स कम होनी चाहिए, जबकि इसमें क्या है, इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, इसमें क्या है, कम है, तो इसमें क्या होगा, यहां हाइब्रिडेशन नहीं होगी, इसमें हाइब्रिडेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका रीजन है। तो अब चलते ऑक्सीजन फैमिली, सेम टू सेम वही है, सेकंड पीरियड वालों के लिए यही कंडीशन आएगी, स्मॉल साइज तो उसमें हाइब्रिडेशन होती है, और वो भी कैसा मॉलिक्यूल बनाएगा, क्योंकि देखो इसमें भी क्या हम लिखते हैं, इसमें ऐसे बनाते हैं, एस में 2, पी में 1 1, अच्छा सॉरी, तो इसमें क्या है, एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां, 2 ये रहे, क्योंकि ऑक्सीजन होगा तो साइज छोटा होगा सेंट्रल एटम का। अब सेंट्रल एटम का साइज छोटा होगा, दो अगर 90 डिग्री पे एच आ रहे हैं तो वहां पे रिपल्शन होगा, इसलिए उसको अपना बॉन्ड एंगल बढ़ाना है, तो क्या होगा, वो यहां से एस कैरेक्टर को एक्सचेंज करवा लेगा, तो यहां भी क्या है, नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसमें भी नॉन आइडियल, इसमें भी नॉन आइडियल। और इन्हीं के नीचे जाऊंगा ना, जैसे PH3 लिख दिया, अब कोई पूछे H2S, सेंट्रल एटम क्या है हमारे पास, S, आप H2S का बॉन्ड एंगल देखो, देखो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, मतलब सेंट्रल एटम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, ये थर्ड या ऑनवर्ड पीरियड का आ गया जो सेंट्रल एटम है, तो आप H2S का बॉन्ड एंगल देखिए, बॉन्ड एंगल ऑफ H2S 92 डिग्री, वही लगभग 90, तो इसमें भी क्या है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई है, तो ये भी क्या होगा, ये आपका ड्रैगो मॉलिक्यूल होगा, या क्या होगा, अनहाइब्रिडाइज्ड। तो थर्ड पीरियड या उससे नीचे के जो होते हैं ना, अगर उनके साथ जुड़ने वाले दूसरे एटम्स कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उनसे साइज में छोटे हैं, तो ये हाइब्रिडाइजेशन शो ही नहीं करते हैं। तो जो आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखते हो ना, वो अधिकतर मॉलिक्यूल्स तो उस ट्रेंड को फॉलो ही नहीं करते हैं। ठीक है, और अगर
आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते तो पक्की बात है pH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या निकाल दोगे, sp3 निकाल दोगे, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर। आप H2S की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 निकाल दोगे, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, जबकि अनहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल होते हैं, ड्रैगो मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, हैलोजन फैमिली जो है इसमें भाई एक्साइटेशन थ्योरी लगती ही नहीं है, बात ध्यान रखना। ठीक है, यह एक्साइटेशन थ्योरी की बात ही नहीं आएगी। ये नॉन आइडियल बनाएंगे, ये भी नॉन आइडियल बनाएंगे लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण, और ये आपके आइडियल बनाएंगे। और जो नीचे जाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन के चांस ही खत्म होते चले जाएंगे साइज के बड़े होने के कारण। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है जो नॉन आइडियल बनाएंगे तो इनमें जो लोन पेयर होता है उसके पास हायर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा। मतलब एक तरह से लगा लो, ये नाइट्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन इनके पास, और यहां इसके पास आ गए लोन पेयर। तो मैं कहूं कि इसमें जो सॉरी ये जो बॉन्ड पेयर है, ये जो बॉन्ड बने हुए हैं 3, इनमें जो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा ये कम होगा, और जो लोन पेयर हमारे पास है इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है हमारा स्टेरिक एनालिसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हम बात करेंगे एनर्जेटिक एनालिसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करेंगे एनर्जेटिक एनालिसिस की। देखिए ये क्या बताता है, ये है हमारे पास हमारा s ऑर्बिटल, और ये हमारे पास हमारा p ऑर्बिटल, ns np। n क्या है, कोई भी शेल का नंबर है 1 के अलावा, 2s 2p 3s 3p इस तरह से, है ना, क्योंकि फर्स्ट शेल में तो p सब शेल होती नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन, जैसे मान लो ये प्योर एस है, ये प्योर पी है। अब मैं कुछ हाइब्रिडाइजेशन, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा, यहीं पे कुछ और चीज समझाना चाहता हूं मैं आपको। यहां मान लेते हैं यहां है हमारा NS। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि ये S और P जब मिलेंगे तो SP SP2 SP3 ऐसे बनते हैं ना। तो मान लो एक S और एक P मिला, मतलब SP में क्या 50% S करेक्टर 50% P करेक्टर, तो इन दोनों के बिल्कुल बीच में बन जाएगा 50-50% करेक्टर दोनों का SP। SP2 में S करेक्टर कितना है 33.3%, बाकी सारा क्या है आपका P करेक्टर, मतलब P करेक्टर ज्यादा है ना, तो P ऑर्बिटल के करीब बनेगा वो आपका। तो क्या बनेगा आपका P ऑर्बिटल के करीब बनाएंगे उसको कि भाई ये आपका sp2 बनेगा। ठीक है, और जो आपका बने s और p है ना, तो 2 ऑर्बिटल बनाएंगे इसमें, एक है 2 के मिलने से 2, 3 के मिलने से कितने बनाने हैं, मुझे 3 बनाने हैं जैसे। ठीक है, तो sp2 बनाऊंगा मैं, ये आपका sp2। sp3 में क्या है s करेक्टर 25%, 75% क्या p, तो p के और करीब बनेगा वो आपका, ये आपका sp3। ठीक है, तो एक तरह से हाइब्रिडाइजेशन हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी जो होती है, जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी होती है, वो क्या है, देखिए ये कहता है ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो मॉलिक्यूल खर्च करता है अपने कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल की एनर्जी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये होती है आपकी हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी। ये जो मैं अभी डेफिनेशन आपको बता रहा हूं, ये वो डेफिनेशन नहीं है जो कॉपी में लिखने वाली होती है आंसर, जब कोई क्वेश्चन पूछे तो ये वो जो कॉन्सेप्ट को समझने वाली है जिसके बेस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है ना,
मेरी बात को ना समझना जरा आप एक बार, इसको थोड़ा, और उसको नेगेटिव तरीके से मत लेना। देखो, अब सपोज करो कि आपको थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में चीजें पता चली, ठीक है, कि भाई pH3 की तो कोई हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होती। आपको पता चल गया क्यों नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ड्रैगो मॉलिक्यूल होगा। क्यों ड्रैगो होगा वो पता चल चुका है। अब आपसे कोई बहस करने लग जाए कि भाई pH3 की तो हाइब्रिडाइजेशन होती है और sp3 ही होती है, तो बात को समझना, सामने वाले ने किसी बुक में पढ़ा। हम सब जो नॉलेज लेते हो कहां से लेते हैं? बुक से लेते हैं। कोई ना कोई बुक पढ़ते हैं, सिर्फ एक नहीं सैकड़ों बुक पढ़ते हैं। बुक के साथ जो डेटा होता है, जो इंटरनेट से डेटा होता है, उस डेटा के बेस पर थ्योरी बनाते हैं। वो थ्योरी बुक में भी नहीं मिलती, लेकिन वो क्या, वो एप्लीकेबल थ्योरी थी कि देखो डाटा देख लो, डाटा इसके हिसाब से मैच कर रहा है। तो जो बच्चा पीछे पड़ा होगा एसपी3, उसकी गलती नहीं, समझो उसने जो बुक पढ़ी भाई उसके हिसाब से उसने आंसर दे दिया, ठीक है। अब वही चीज बोलना चाहता हूं, कई बार बच्चे क्या है कि बच्चे के नंबर कट रहे होते हैं जबकि वो पढ़ने में बहुत अच्छा होता है। यहां नहीं मैं बोर्ड की बात कर रहा हूं। रीजन क्या है? वो पारंपरिक उत्तर नहीं लिख रहा होता, वो आंसर्स नहीं लिख रहा होता जो कि एग्जामिनर जो चेक कर रहा है, जिनको पढ़ने का आदी है, वो बहुत ही हाई लेवल का कॉन्सेप्ट उसमें लिखाता है। अब जब एक इंसान ने उस लेवल का कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है, तो वो उसे क्या कर देगा? कट कर देगा कि कहां से लिख दिया, गलत है ये चीज। तो आपको यह भी समझना होगा कि आप अगर बोर्ड लेवल पर लिख रहे हो तो क्या लिखना है, और एंट्रेंस में लिखने का तो चक्कर है ही नहीं, सोचने का है। तो ये चीज एंट्रेंस के हिसाब से चल रही है, ये बोर्ड के हिसाब से नहीं चल रही है। ये बात आप दिमाग में अच्छी तरह से डाल लीजिए, ठीक है। कल पता चले मैं जो एनर्जी, मैं जो डेफिनेशन लिख रहा हूं उसको आप स्कूल में वहां लिखा है, वो फिर आप बेफालतू बहस करेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। इसमें मैं यही आपको सजेशन दूंगा कि ये कॉन्सेप्ट एंट्रेंस पे लगाने वाले हैं, क्वेश्चंस पे लगाने वाले हैं। आप जब चीजों को पढ़ेंगे आपको उनके पीछे का रीजन पता चले कि हाँ ये चीज ऐसा, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो आपकी मेच्योरिटी है सब्जेक्ट को लेके वो बढ़े, ठीक है। तो कृपया किसी तरह की बहस ना करें इन चीजों को लेके। आप डेटा रखिए, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं मॉलिक्यूल को आप उसमें सर्च कीजिए, सारा सब कुछ जो मैं पढ़ाता हूं वो सारा उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। कोई अपवाद नहीं मिलने वाला है, कोई एक्सेप्शन नहीं मिलने वाला उन चीजों का, ठीक है। और वो जो एक्सेप्शन दिख रहा होगा ना, वो एक्सेप्शन नहीं है, उसकी एक्सप्लेनेशन आने वाले लेक्चर्स में होने वाली है, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें जिसकी एनर्जी कम है, उसकी एनर्जी बढ़ाने के जो एनर्जी मॉलिक्यूल को लगानी पड़ती है वही हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी है। एक बात को समझना, थोड़ी और गहराई पे चलते हैं। जैसे अब हम एग्जांपल हमारे CH3 का लेके चलते हैं। मैंने माना हाइब्रिडाइजेशन हुई ही नहीं है, CH3 में हाइब्रिडाइजेशन हुई ही नहीं, ठीक है। ठीक है, 4 बॉन्ड बनने थे, एक्साइटेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें एक्साइटेशन तो आ गया, पर मैं कहूं हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई इसके अंदर, तो ठीक है जी, उसकी बिना बॉन्ड बना लो, 4 बना लो, 4 H लग गई, CH अब इसमें क्या होगा, इनकी बॉन्ड लेंथ अलग अलग होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी अलग अलग होगी, बॉन्ड लेंथ अलग होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी अलग अलग होगी। और एक बार मैंने माना कि हाइब्रिडाइजेशन हुई है, यहां पे तो आपका 2s है, ये 2p है और हाइड्रोजनों के 1s लगे हुए हैं। यहां पे क्या है, क्योंकि आइडियल हाइब्रिडाइजेशन है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिख दिया मैंने, sp3 यहां H लग गया, यहां H लग गया, यहां पे भी H लग गया और यहां पर भी H लग गया, ठीक है। ये जो मैंने नीचे लिखा है, ये सारे मैंने क्या लिखे, ये sp3 लिखे मैंने, ठीक है। एक बार मैंने माना है कि हाइब्रिडाइजेशन हुई है और एक बार मैंने क्या माना है कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई है। फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा, जब हाइब्रिडाइजेशन होगी ना
यहां पर जो CH बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ है हाइब्रिडाइजेशन वाले की, जो sp3 वाला ऑर्बिटल है इसका और इसका s ऑर्बिटल है, और यहां पर जो कार्बन का p ऑर्बिटल और इसका s है, या इसका s और इसका s है, जब बिना हाइब्रिडाइजेशन के बॉन्ड होंगे, ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड तो फॉर्म हो गए, ठीक है, लेकिन ये जो बॉन्ड है, ये इस हाइब्रिड जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था, इसने जो बॉन्ड फॉर्म किया है, ये बॉन्ड उस ऊपर वाले बॉन्ड के मुकाबले क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, मजबूत होगा। तो इससे मॉलिक्यूल को क्या मिलेगी, ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। इसीलिए जो हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते हैं, जैसे कि मैं कहूं एक तरफ मेरे पास H2O है, NH3 है, NH3 के आगे आ गया मैं PH3 में, यहां पे आ गया H2S में, तो होगा क्या, ये जो आप दोनों देख रहे हैं, ये दोनों ड्रैगो मॉलिक्यूल्स। ड्रैगो मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, ये हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म नहीं करते, जबकि इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स की क्या हुई होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये कैसा आपका नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। अब आप क्या करना, इंटरनेट पर देखना कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, OH या SH, NH या PH। आप क्या पाएंगे, आप ये पाएंगे कि OH बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर है, NH बॉन्ड क्या है, वो स्ट्रॉन्गर है, किसके मुकाबले, मैं इसको पीएच से कंपेयर कर रहा हूं, ये वीकर बॉन्ड होगा। ऐसे इसमें SH क्या होगा, ऊपर वाले के मुकाबले वीकर बॉन्ड होगा। आप में से कुछ अब बोलेंगे ये क्या अलग बात बता रहे हो भाई, इसमें 2 शेल होती है उसमें 1 होती है, इसमें 3 है और 1, इसमें बॉन्ड लेंथ बढ़ गई इसलिए वीक होता है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो इसलिए बॉन्ड वीक हो रहा है, या मैं कहूं एक बॉन्ड आपका, ये एक एटम बड़ा है ये वाला छोटा है इसलिए इसमें न्यूक्लियस से दूरी बढ़ गई इनकी इसलिए बॉन्ड आसानी छूट जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों, ऑर्गेनिक बताएंगे, इसमें बताएंगे कि आगे मैं जब चलूंगा ना तो जब मैं नीचे जा रहा हूं बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड मजबूत हो जाएगा कमजोर होने के मुकाबले। वहां पे कैसे एक्सप्लेन करोगे फिर कि अब साइज बढ़ गया है तो मतलब इससे ज्यादा बढ़ जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, नहीं ना। इसलिए कॉन्सेप्ट वो बनाओ जिससे आप चीजों को एक्सप्लेन कर सको, उन चीजों पर आगे आगे चलेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, तो यहां से समझ में आया कि भाई हाइब्रिडाइजेशन के पीछे मेन पर्पस क्या है, वो जो बॉन्ड बना है ना उसको थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देना। अगर कहीं पर ऐसा हो कि बॉन्ड बनने के बाद, जैसे इनकी बात करूं मैं, अगर इनमें मैं हाइब्रिडाइजेशन कराऊं, जबरदस्ती करवा भी दूं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी जो होगी वो बहुत लो होगी। इनमें हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी, बहुत ही लो होगी। और जब हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी लो होती है ना तो ऐसे में मॉलिक्यूल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन को प्रेफर नहीं करता, वो वैसे ही बॉन्ड फॉर्म कर देता है, 90 डिग्री वाले एंगल आ जाएंगे इनके अंदर आपके, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए ताकि मॉलिक्यूल को कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी महसूस भी हो, ठीक है। अब जैसे मैं ये कहूं कि भाई आपको हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी बतानी है, ठीक है, और यहां पे मैं कुछ ये कुछ लेवल बना देता हूं। ये मेरे पास है S, ये P और ये मान लो D, ठीक है, ओके। और आपको हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी बतानी किसकी है, sp3d2 की हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी बतानी है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए sp3d2 बनेगा कहां पे, जो इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी वाला होता है। S से P है कि D है, D है ना, तो D के पास बनेगा, मतलब P और D के बीच में बनाना है आपको इसे, ठीक है। तो एक यहां पर मेरे पास है NS, मैं लिखता हूं क्योंकि ये ऐसे बनाऊंगा तो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा चीजों को एक्सप्लेन करना, कि आप चलो बना ही देते, थोड़ा सा और बड़ा कर देते इसको, ठीक है। ये है NS, ये है NP, ठीक है।
तो यहां पे क्या होगा, sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 ऐसे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी क्या थी, मैंने कहा था जो कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल है, जो हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट ले रहे हैं sp3p मतलब sp और d ये कर रहे हैं ना, तो इस शेल का जो आपके वैलेंस शेल है इसमें जो वो है आपके जो s जो सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी को बढ़ाना है। और कहां तक बढ़ाना है, क्या sp तक बढ़ाना है। मान लो ये एनर्जी आपकी E1, ये एनर्जी मान ली मैंने E2 sp2 तक की, sp3 तक की मैंने मान ली E3, ठीक है। और यहां से ये मान ली मैंने E4, ये मान ली मैंने E5, ये मान ली मैंने E6, और यहां से यहां तक मैंने मान लिया E7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। कोई पूछ बताओ इसमें से हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी कौन सी है, तो आपको जहां तक पहुंचाना है जो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हुआ है ना, तो लोअर एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से यहां तक कौन सी जा रही है, ये वाली जो E5 है, ये क्या होगी आपकी, ये है आपकी हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी। और इन सबको एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना हो तो कैसे लगाएंगे कि भाई जो Nd है इसकी एनर्जी में सबसे ज्यादा है, फिर है sp3d2 वाले की, फिर है sp3d वाले की, फिर है आपकी p ऑर्बिटल की एनर्जी, फिर है sp3 की एनर्जी, फिर है sp2 की एनर्जी, फिर है sp की एनर्जी, फिर है आपकी s ऑर्बिटल की एनर्जी। ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी का, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो यहां पे जो एनालिसिस करना था वो क्या होता है, वो खत्म होता है। इसका अगला टॉपिक हमारा रहेगा ड्रैगो मॉलिक्यूल पे, उसकी एप्लीकेशंस वगैरह पे, तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने में ध्यान दीजिए। जय हिंद।